तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदयावै धाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित समागम जलंधर तो सीधा लाइव देखो। गुरमत संगीत 1 मई नूं दुपहरे 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 तक भाई गुरमीत सिंह गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। संगतां घर बैठे इस दे सीधे प्रसारण दा आनंद साडे एनबी न्यूज़ ते माण सकणगीਆਂ। 1 मई नूं जुड़े रहना 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 तक साडे चैनल नाल। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ होण वाले समागम नूं टीवी ते वेखण ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। दिल्ली के हालात पर आम आदमी पार्टी में असंतोष। विधायक शोएब इकबाल ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कोरोना के हालात को लेकर जताई चिंता। बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाओं के बाद अब वैक्सीन के लिए भी मारामारी। मुंबई में 3 दिन बंद रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। नहीं रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल सोलिस और बाजी। कोरोना से लड़ रहे थे जंग। 1989 से 90 और 1998 से 2004 तक रहे थे देश के अटॉर्नी जनरल। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। 14 अप्रैल को हुए थे संक्रमित। शुभकामनाएं देने वालों का जताया आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ जो मध्य प्रदेश से आ रही है कोरोना को लेकर कि विदिशा में कोरोना विस्फोट हुआ है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि विदिशा में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां से कुंभ से लौटे 60 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। विदिशा के गयासपुर का ये मामला है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा में कोरोना विस्फोट हुआ है और बार बार ये बात कही जा रही थी कि कोरोना काल में जिस तरह से कुंभ का पूरा मेला चला था, शाही स्नान वहां पर चले थे, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि कोरोना काल में कुछ वक्त तक हिफाजत करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए, लेकिन बात बन नहीं पाई। और अब उसकी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में कुछ श्रद्धालु जो है वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और विदिशा से ये बड़ी खबर। तो 60 श्रद्धालु जो कि कुंभ के मेले से लौटे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 83 जो श्रद्धालु थे उनकी कोरोना की जांच की गई थी, जिनमें से 60 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर भी कि इन 60 लोगों के संपर्क में न जाने कितने ही लोग आए होंगे और कितने ही और लोग अभी संक्रमित हो सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ गणेश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इंदौर से। गणेश जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि 60 श्रद्धालु जो है ये कुंभ से लौटे थे और अब ये पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आने वाले कल में क्या देख सकते हैं हालात की? इनके संपर्क में और भी लोग यकीनन आए होंगे, तो क्या ये समझा जाए कि ये बात सिर्फ 60 श्रद्धालुओं तक नहीं रुकेगी, आगे भी पहुंच सकती है, आगे भी बढ़ सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस कदर कुंभ में जो कई श्रद्धालु और संत महात्मा जो है जो गए हुए थे कुंभ में, और लगातार एक अंदेशा लगाया जा रहा था और पहले भी देखने में आया है कि इस कुंभ में
जो लोग सम्मिलित हुए थे वो पहले भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, कई साधु संत भी संक्रमित हुए थे। अब मध्य प्रदेश में भी उसका जो है दुष्परिणाम देखने को सामने आ रहा है। जो लोग कुंभ में जो श्रद्धालु गए थे वो अब लगातार जो है कोरोना संक्रमित आना चालू हो गए हैं। अभी अगर मध्य प्रदेश के बिंसा की ही बात करें तो वहां पर भी एक कोरोना विस्फोट हुआ है। कुंभ से लौटे हुए 61 श्रद्धालुओं में से 60 पूरी तरह से संक्रमित पाए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में ये लोग हरिद्वार से कुंभ से लौटे हुए थे। तो लगातार जो है निश्चित तौर पर जिस कदर लोग यहाँ पर आए हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा ही नहीं अलग अलग जिलों और क्षेत्रों में कुंभ से लोग कई श्रद्धालु लौटे हैं। तो निश्चित तौर पर विदिशा में तो इनके संक्रमण में जो 60 लोग संक्रमित हुए हैं, इनके कई संपर्क में कई लोग तो आए ही होंगे और साथ ही और लोग भी और जिलों में भी लोग अब जो है संक्रमित होने की कगार पर है। और एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो है जो लोग कुंभ से गए थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है कोरोना का विस्फोट सामने आ सकता है, कई लोग संक्रमित पाए जा सकते हैं। जी तो गणेश तिवारी जी, इस जानकारी को हमारे साथ एएनबी के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी में ही इस संकट के बीच असंतोष की आवाज सुनाई देने लगी है। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने मांग की है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। दिल्ली के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने यह मांग कोरोना के कारण दिल्ली में पैदा हुई मौजूदा परिस्थितियों को लेकर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट से भी अपील की है कि दिल्ली में फैल रही अव्यवस्था को देखते हुए अब यहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। विधायक की शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को ना दवाई मिल पा रही है और ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूं और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहां से ला के दूं, इंजेक्शन कहां से ला के दूं। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए। बच्चियां तड़प रही हैं कि कोई दे दो। अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूं, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान होकर सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाए। तो आप देख सकते हैं कि मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने किस तरह से असंतोष जाहिर किया है। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी मौजूद हैं। राजीव जी, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे यही कि शोएब इकबाल ने जिस तरह से एक बड़ा बयान जारी किया है और अपनी पार्टी के खिलाफ एक तरह से उन्होंने बयान दिया है कि दिल्ली में ना ऑक्सीजन लोगों को सही वक्त पर मिल पा रहा है, ना बेड की सहूलियत अस्पतालों में मौजूद है, और तरह तरह की एक तरह से उन्होंने आरोप जो लगाए हैं अपनी ही सरकार पर। क्या लगता है आने वाले कल में कि शोएब इकबाल का ये सब कुछ कहना ठीक है? क्योंकि जिस तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि 6 बार के विधायक होने के बावजूद उनके अपने दोस्त को ही सही वक्त पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शोएब इकबाल की, तो उन्होंने जरूर कहा है कि लगातार कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वजह से या फिर कहें कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं मरीजों की मौत हो रही है। बहुत इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति जरूर करी, मगर इस समय राजनीति करने का नहीं है और कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का है। मगर देखना होगा क्या राष्ट्रपति शासन के लिए जो कहा गया है, क्या दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर इसी तरीके का चलता रहेगा। जी
राजीव जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन की बात कही है, तो क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से भी कोई पलटवार आया है क्या? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें शोएब इकबाल की, तो शोएब इकबाल ने जिस तरीके से कहा है कि सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लागू करे दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से कहा गया है, मगर अभी तक न तो भाजपा की तरफ से कोई बयानबाजी हुई है, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी हुई है। मगर देखना है कि किस तरीके से उनका जवाब आता है। मगर ये जरूर है, जिस तरीके से शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन के लिए कहा है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति भी जारी है। मगर इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, और कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की समय की जरूरत है। जी, जिस तरह से राजीव जी आपने बताया भी, और खुद शोएब इकबाल ने भी इस बात का इकरार किया कि वो 6 बार दिल्ली के विधायक रह चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए और आप तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शोएब इकबाल 6 बार विधायक रहे हैं, और 6 ही बार वो अलग अलग पार्टियों के विधायक रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनको लंबा एक अनुभव है, अलग अलग पार्टियों में आने जाने का सिलसिला उनका बना रहा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली जो है कोरोना से परेशान है, कोरोना ने अपना तांडव मचाया हुआ है, तो कोरोना का प्रकोप पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में जारी है, उसे देखते हुए क्या कुछ समझा जाए कि अभी शोएब इकबाल ने जिस तरह से बयानबाजी की है कि आने वाले वक्त में दिल्ली की सियासत में भी कोई भूचाल आ सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात समझनी होगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर क्या है भाजपा की बात करें, जिस तरीके से शोएब इकबाल ने बयानबाजी की, और उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जरूर भूचाल आ सकता है। क्योंकि जो शोएब इकबाल है वो लगातार कहीं ना कहीं और पार्टियों में भी शामिल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी में भी, और जहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के अंदर वो उनका काफी रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार शोएब इकबाल ने आप कहा है कि राष्ट्रपति शासन के लिए, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई है। मगर उसको सुधारने के लिए जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन के लिए कहा गया है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति जरूर होगी इसके अंदर, और देखना होगा क्या पलटवार किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक भाजपा की और आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार नहीं किया गया, मगर देख रहा है क्या आने वाले समय के अंदर पलटवार किया जाएगा, या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, या फिर अस्पतालों की जो हालत है या फिर मरीजों की जो हालत है उसको सुधारने के लिए सरकारें कितना बड़ा कदम उठा सकती है। जी राजीव जी, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तमाम अस्पतालों में बेड्स की सहूलियत मौजूद है और इंजेक्शन तमाम अस्पतालों में मौजूद हैं। बावजूद इसके उनके अपनी ही पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना और इस तरह के आरोप लगाना, सवाल उठाना, क्या वाकई दिल्ली सरकार पर, पूरी दिल्ली सरकार पर सवाल निशान नहीं है ये? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से बात करें शोएब इकबाल की, तो बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद कह रहे हैं कि अस्पतालों की हालत सुधर रही है, और सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भी बार बार इसी तरीके के मुआयना कर रहे हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि अस्पतालों के अंदर 1-2 दिनों के अंदर हालात सुधर जाएंगे। मगर अभी तक हालात जो है वो सुधरते नजर नहीं आ रहे, और लगातार कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से कुछ उम्मीद है जनता को, मगर वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अस्पतालों के अंदर अभी भी ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, बेडों की कमी नजर आ रही है। बेशक वो बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, मगर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कहें या फिर कहें वेंटिलेटर बेडों की कहें, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जरूर कमियां हैं, और वो कमियां दूर करनी पड़ेगी। मगर जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन के अंदर जिस तरीके से मरीज को लेके जाया जाता है और अस्पताल प्रशासन कहता है कि हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं। राजीव जी, वक्त की किल्लत के चलते मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा अपडेट के लिए। 1 मई से देश भर में शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के अभियान के तीसरे चरण पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते तीसरे चरण का अभियान प्रभावित हो सकता है। मुंबई में यही हाल है। यहां कोरोना टीकों की इतनी कमी हो गई है कि ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 दिनों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि जीएमएमसी ने जानकारी दी है कि उसके पास टीके मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसके चलते मुंबई में आज से रविवार के लिए टीकाकरण अभियान पर रोक लगा दी गई है। इधर टीकाकरण रोके जाने की खबर के बाद प्रशासन ने अपील की है कि टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोग जुटे नहीं और ना ही किसी को भी घबराने की जरूरत है। प्रशासन ने आगे ये भी कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन सभी को टीके लगाए जाएंगे। नोटिस जारी कर यह भी कहा गया है कि अगर इन 3 दिनों के अंदर वैक्सीन की उपलब्धता हो जाती है तो लोगों को मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा। और हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में, और कल भी हमारी आपकी बातें हो रही थी कि महाराष्ट्र में
मुंबई में और बाकी तमाम प्रदेश के अलग अलग शहरों में, गांव देहात में बहुत तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब जिस तरह से यह फैसला किया गया है कि वैक्सीनेशन को 3 दिन के लिए रोक दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि इससे हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं? जी, जाहिर तौर पर जुबेर जी, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ब्रेक द चेन के तहत मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तमाम तरह के विवाद छिड़े हुए, उसको लेकर कहीं न कहीं आम जनता को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। लगातार मुंबई में जिस तरह से 63 वैक्सीन सेंटर चलाए जा रहे हैं, आए दिन कोई न कोई वैक्सीन सेंटर बन रहा है। लिहाजा एक कारण बताया जाता है कि मुंबई में वैक्सीन की कमी है, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि पिछले 3 दिनों तक वैक्सीन सेंटरों को बंद किया जाएगा, किसी को भी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीन अभी उपलब्ध है उसमें से सिर्फ सीनियर सिटीजन यानी कि सेकेंड डोज लेने वाले सीनियर सिटीजन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आज सुबह से ही लगातार देखा जा रहा है कि तमाम जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन उनको इस बात का जानकारी ही नहीं है कि मुंबई में वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये भी समझने की जरूरत है सरकार को भी और तमाम आला अधिकारियों को भी, स्वास्थ्य कर्मियों को भी, जिस तरह से 3 दिन के लिए एक ब्रेक लिया गया है। अगर जिन मरीजों की क्रिटिकल कंडीशन है या जो मरीज बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं, उनके साथ क्या नौबत हो सकती है, क्या इसका इल्म नहीं था महाराष्ट्र सरकार को? देखिए, महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए और तमाम जो किल्लतें हो रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, फिर वैक्सीन को लेकर, फिर ऑक्सीजन को लेकर, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार इसमें जूझ रही है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर झड़प हो रही है, वो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि आम जनता कितना बेहाल है, आम जनता कितना परेशान है। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कल कहा है कि वैक्सीन सबको लगेगी, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैक्सीन की जो उपलब्धता सही मायने में, सही संख्या में नहीं हो पा रही, इसलिए ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि 1 मई से जो 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार देर शाम तक यह फैसला भी डाल दिया कि अब जो है 1 मई से वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा उनको जो 18 से 44 साल के बीच में है। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ने अभी से ही संभावित तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर का ढलान आना अभी बाकी है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महामारी विज्ञानियों से बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में जुलाई और अगस्त तक तीसरी लहर आने की संभावना है। उन्होंने राज्य प्रशासन से तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा है कि वो राज्य में वर्तमान परिदृश्य को दोहराना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, नगर आयुक्तों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहने के लिए हम सबको जरूरत है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। विशेष रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में सीएम ने कहा कि वो तब ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। और फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ
ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है और स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। लॉकडाउन तो लगा दिया गया है लेकिन कोरोना की चेन नहीं टूट पा रही है। संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। इस बीच राजधानी में ऑक्सीजन को लेकर काफी राजनीति हो रही है। केंद्र का दावा है कि दिल्ली को पूरा कोटा दिया गया है, तो वहीं आप सरकार कह रही है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन आवंटित नहीं हुई। अब आप नेता राघव चड्ढा ने केंद्र पर निशाना साधा है। उनकी नजरों में दिल्ली के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वे दावा कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन दिल्ली की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। उनके मुताबिक सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसे जरूरत के मुताबिक 50% भी ऑक्सीजन का आवंटन नहीं हुआ। आंकड़ों का जिक्र करते हुए राघव ने बताया कि केंद्र सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली में अस्पतालों को अब लगभग 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन दिल्ली को केवल 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही आवंटित की गई है। उनमें से भी 400 मीट्रिक टन से भी कम ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच रही है। मैं एक एक करके आपको सबसे पहले किस राज्य ने कितनी मांग रखी और उसे कितनी ऑक्सीजन मिली ये आपको बताना चाहूंगा। केंद्र की समिति के सामने एक एक राज्य को बुलाया गया और एक एक राज्य ने अपनी मांग रखी। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हमें 800 मीट्रिक टन चाहिए और उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 753 मीट्रिक टन आवंटित कर दिया। पंजाब ने कहा हमें 126 मीट्रिक टन चाहिए। पंजाब को 126 की मांग के खिलाफ 136 मीट्रिक टन दे दिया गया। तमिलनाडु ने कहा हमें 200 मीट्रिक टन चाहिए। तमिलनाडु को 220 मीट्रिक टन दे दिया गया, मांग से कहीं ज्यादा। केरला ने कहा हमें 89 मीट्रिक टन चाहिए, उनको 99 मीट्रिक टन दे दिया गया। छत्तीसगढ़ ने कहा हमें 215 मीट्रिक टन चाहिए, छत्तीसगढ़ को 227 मीट्रिक टन दे दिया गया। उन्होंने मांगा 215 था, दे दिया 227। राजस्थान ने कहा हमें 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, केंद्र सरकार ने कहा आपको 205 मीट्रिक टन। और महाराष्ट्र ने 1500 मीट्रिक टन मांगा और मांग से कहीं अधिक 1661 मीट्रिक टन केंद्र सरकार की समिति ने महाराष्ट्र को दे दिया। लेकिन इकलौता ऐसा राज्य दिल्ली है जिसने जितना मांगा उसका आधा भी उसे नहीं मिला, कागजों पर भी आधा आवंटित नहीं हुआ। और दिल्ली सरकार अस्पतालों के मोर्चरी में पड़े कोरोना संक्रमित शवों को शमशान घाट तक ले जाने के लिए डीटीसी की पुरानी बसों का प्रयोग करने पर विचार कर रही है, जिससे शवों के लिए प्रयोग होने वाली एम्बुलेंसेज को खाली करके मरीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस दिशा में कदम उठाया है। दिल्ली में बीते कुछ समय से रोजाना 350 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अभी दिल्ली में कोरोना संक्रमित शवों को ढोने का प्रोटोकॉल है, उसके लिए घर पर मरने वाले मरीजों को भी पहले नजदीकी कोविड अस्पताल जाना पड़ता है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में हो रही मौत से बड़ी संख्या में एम्बुलेंस सिर्फ शव ले जाने में ही काम कर रही है, जिस पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह एम्बुलेंस सिर्फ संक्रमित मरीजों के लिए ही प्रयोग करे। सरकार शवों को ले जाने के लिए डीटीसी की पुरानी बसों का इस्तेमाल कर सकती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हम इस पर विचार कर रहे हैं, बसों को इस काम में लगाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना त्रासदी को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अभी सिर्फ इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो लोगों को बचाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वक्त से पहले ही कह दिया कि कोरोना वायरस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है और उन्होंने संसद की स्टैंडिंग कमेटी की उस सलाह को भी नजरअंदाज किया जिसमें तैयारी बनाए रखने की बात कही गई थी। सोनिया गांधी ने कहा कि फरवरी महीने के शुरू के दिनों से भारत और विदेश के सरकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन सरकार दूसरे कामों में व्यस्त रही। इस दौरान आने वाले वक्त में कोरोना के संभावित असर के बारे में बिना सोचे देश में सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम आयोजित किए जाए। उन्होंने कहा कि यह वक्त
राजनीति का नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने का है। प्रधानमंत्री चाहे तो क्रेडिट लें, इसमें कोई बात नई नहीं होगी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। संभावना यह जताई जा रही है कि इस बैठक में देश में जारी कोरोना संकट पर चर्चा हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से यह केंद्रीय मंत्री परिषद की पहली बैठक होगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने महामारी के मद्देनजर मुख्यमंत्रियों के साथ अनेकों बैठक की है। पीएम नरेंद्र मोदी इस संबंध में सरकारी अधिकारियों, दवा उद्योगों के प्रमुखों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों आदि से भी कोविड-19 महामारी से निपटने के तौर तरीकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी हर दिन देश में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा है। हालांकि अब दुनिया के अन्य देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल सहायता मिलने की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को मात दे दी है। सीएम योगी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मुख्यमंत्री इसके बाद से ही होम आइसोलेशन में थे। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया है। वरिष्ठ वकील, पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण सोली सोराबजी का निधन कोरोना से संक्रमित होने के बाद आज सुबह हो गया। वे 1989 से 1990 और फिर 1998 से 2004 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे। सोली सोराबजी का जन्म 1930 में बॉम्बे में हुआ था। वो 1953 में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। 1971 में सोली सोराबजी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसलर बन गए। वो 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। पहली बार 1989 से 1990 और दूसरी बार 1998 से 2004 तक वो अटॉर्नी जनरल रहे। सोली सोराबजी की पहचान देश के बड़े मानवाधिकार वकील के रूप में होती रही है। यूनाइटेड नेशन ने 1997 में उन्हें नाइजीरिया में विशेष दूत बनाकर भेजा था, ताकि वहां के मानवाधिकार के हालात के बारे में पता चल सके। इसके बाद वो 1998 से 2004 तक मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर भी अन कमीशन के सदस्य और बाद में अध्यक्ष बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना की जद में बड़े से बड़े लोग आ रहे हैं। अभी आपके सामने खबर चल ही रही है कि पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। इस्राएल में एक धार्मिक त्योहार के दौरान भगदड़ मचने से कम 40 लोगों के मारे जाने की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने अभी आंकड़े जारी नहीं किए हैं, मगर एक स्थानीय अखबार के मुताबिक अब तक 40 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि त्योहार इस्राएल में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से शुरू हुआ, जिसके लिए हजारों लोग जमा हुए थे। इस्राएली राष्ट्रपति बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस घटना को बड़ी विपदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हताहतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस्राएल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम इस हादसे की तहकीकात में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर इस्राएल में माउंट मेरोन पहाड़ के नीचे मेरोन शहर में हर साल हजारों परंपरावादी यहूदी लोग लाग बोमर का त्योहार मनाते। लाग बोमर उत्सव के समय वहां श्रद्धालु आग जलाकर प्रार्थना करते हैं और नाचते गाते हैं। पुलिस सूत्रों ने अखबार हारेज को बताया कि भगदड़ तब मची जब कुछ लोग सीढ़ियों पर गिर पड़े और उस वजह से बहुत सारे लोग गिरते चले गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नहीं, हमारी पूरी तैयारियां हैं। जैसे